हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने फर्स्ट वीडियो जो था चैप्टर नंबर 5 का, ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो, हमने बहुत सारे टर्म के बारे में पढ़ा था। एब्सॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, उन बीच का डिफरेंस क्या है, उसके बारे में बात की थी। इवन एब्जॉर्बेंट क्या है और एब्जॉर्बेट क्या है, उसके बारे में भी बात की थी, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स जो थे वो सॉर्प्शन के भी देखे थे, ठीक है। तो आज हम मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। एब्सॉर्प्शन के अंदर मतलब कि कैसे एब्सॉर्प्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे मैंने बताया था वैसे ही, इस सरफेस के ऊपर जो है एक पार्टिकल होगा विच इज कॉल्ड एज सरफेस पार्टिकल। यहाँ पे हम एक पार्टिकल लेके समझाएंगे, ओके। और यहाँ पे हमारे बल्क के अंदर पार्टिकल एक होगा विच इज कॉल्ड एज बल्क पार्टिकल, ओके, इट इज बल्क पार्टिकल। अब यहाँ पे क्या होता है कि सरफेस की बात बाद में करेंगे, बल्क पार्टिकल की बात करते हैं। तो बल्क पार्टिकल के सराउंडिंग में जो है वो बहुत सारे दूसरे पार्टिकल होंगे विच इज फोर्स लगाएंगे, एट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स देम, ओके। कुछ इस तरीके से ये चीज जो है ना वो सरफेस टेंशन में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ी हुई है, ठीक है। जो जिसने भी 11th में हमारे क्लासेस में किया हुआ है, मतलब कि उसको ज़्यादातर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या है, वो मैंने अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो यहाँ पे बल्क पार्टिकल जो है वो सराउंडिंग, उसके पूरे सराउंड में पार्टिकल्स होंगे, और सराउंडिंग पार्टिकल्स में क्या जो है वो फोर्स जो है वो कह सकते हैं कि वो फील करेगा, ठीक है। ये जो बल्क पार्टिकल होगा वो सराउंडिंग के सभी पार्टिकल के अराउंड जो है वो फोर्स लगाएंगे तो ये फील करेगा, ठीक है। यहां पे लिख सकते हो आप, इट इज अट्रैक्टेड बाय सराउंडेड एट 360 डिग्री, पूरे 360 डिग्री particles, thus the resulting force is zero। मेन रिजल्टिंग फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसको ये निगलेक्ट करेगा, इसको ये निगलेक्ट करेगा, इसको ये निगलेक्ट करेगा, है ना। सो हियर द बल्क पार्टिकल इज वेरी स्टेबल, क्योंकि कोई फोर्स एक तरफा लग नहीं रहा है, ठीक है। यहां पे सभी जगह से लग रहा है, तो एक दूसरे को निगलेक्ट करेंगे, है ना। ये इसको ये निगलेक्ट करेगा, इसको ये निगलेक्ट करेगा, इसको ये निगलेक्ट करेगा, इसको ये निगलेक्ट करेगा। अगर आपके सामने कोई खींच रहा है, अब वो जो गेम आती है रस्सी खींचाओ, अगर दोनों का फोर्स सेम होगा तो वो कहीं पे नहीं जाएगा, लेकिन एक का कुछ ज्यादा हुआ तो उस साइड आ जाएगा। तो वैसा ही है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि ये पूरा स्टेबल है ना। स्टेबल है मतलब कि इसमें एनर्जी कम है। यू ऑल नो कि एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, है ना। और जितनी एनर्जी कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, है ना। तो ये तो आगे हमने पढ़ा हुआ है, तो यहां पे सिर्फ मैं यही लिखूंगा। सो फॉर बल्क पार्टिकल हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी इज लोअर एंड स्टेबिलिटी इज हायर। स्टेबिलिटी हाई है ना। अब अगर हम सरफेस पार्टिकल की बात करें तो सरफेस के ऊपर हमारा, अगर मान लो कि ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, ये अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स बोल सकते हो आप।
ये फोर्स लगाएंगे, लेकिन ऊपर जो है वो कुछ है नहीं, देखो, क्योंकि ऊपर ये तो सरफेस पार्टिकल है ना, तो ऊपर ऊपर कहां से होगा, ऊपर है ही नहीं, है ना। तो यहां पे क्या होगा, क्या लिख सकते हो आप, इट इज attracted by only downward particles, thus because of one-sided attraction the surface particle इज वेरी अनस्टेबल। क्या होता है वो, वेरी अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होगा मतलब कि स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, है ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, सो फॉर सरफेस पार्टिकल क्या होगा, एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि अनस्टेबल है ना। इतना क्लियर हुआ दोनों पार्टिकल्स में क्या डिफरेंस है ना। तो ये भी क्या होगा कि खुद स्टेबल होना चाहेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, यहां पे जो है वो हमारे एयर, तो एयर के भी पार्टिकल होंगे, है ना, एयर के भी पार्टिकल होंगे। तो ये भाई क्या करेगा, एयर के जो पार्टिकल है उसको अपनी तरफ क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, लाइकवाइज कुछ ऐसे। ये एयर के पार्टिकल्स हैं, ओके, एयर पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स हैं, और ये भाई क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, मतलब कि अभी कुछ तो करना पड़ेगा इनकी फोर्स को ओवरकम करने के लिए। तो अगर ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये उसको अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं दूसरा पॉइंट लिख लेता हूं, बिकॉज ऑफ unstable stability of surface particle, it absorbs the air particles to gain stability to overcome the one-sided attraction force of downside। एक साइड का जो फोर्स है ना, इसको ओवरकम करने के लिए ये एब्जॉर्ब करेगा, तो ये लोग भी अपनी ऊपर तरफ खींचेंगे, तो ये फोर्स ओवरकम हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया इतना, ओके, क्लियर, ओके, समझ में आया। अब क्या होगा कि अभी एक बार एब्जॉर्ब कर लिया तो इसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, ये एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, ठीक है। तो वो पॉइंट मैं यहां पे लिख लेता हूं, चलो, ये इसका 1 पॉइंट, इसका 1 पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ठीक है। यहां पे ये थर्ड पॉइंट इसका लिख लेता हूं मैं। आफ्टर गेनिंग स्टेबिलिटी अब क्या होगा कि इसके पास स्टेबिलिटी आ गई और एनर्जी भी हाई है अभी, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि एनर्जी भी हाई होती है, सो स्टेबिलिटी कुछ ज्यादा ही क्या है कि हाई है ना, स्टेबिलिटी कुछ ज्यादा ही हाई हो जाती है, जितनी चाहिए उतनी उससे ज्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, सॉरी, stability further increases by releasing extra energy in the atmosphere। अब क्या होगा कि इसके पास कुछ ज्यादा ही एनर्जी आ गई इन सबको लेके, तो कुछ एनर्जी जो एक्स्ट्रा है वो क्या करेगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। एनर्जी
स्टेबिलिटी तो आ जाती है, लेकिन एनर्जी भी बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि इन सबको ले लेता है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है, या फिर यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है टू गेन स्टेबिलिटी टू ओवरकम, चलेगा, लेकिन इसमें ही एक प्रोसेस ये भी है कि वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा यहां से एटमॉस्फेयर में, ठीक है, रिलीजिंग एनर्जी, और एक्स्ट्रा एनर्जी लिख लेते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम सरफेस पार्टिकल टू गेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, इसके अंदर का ही है, ये इसके अंदर आ गया है, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर में एनर्जी रिलीज करेगा टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इंक्रीज करने की, क्योंकि इससे ज्यादा इन लोगों जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है उससे ज्यादा ये लोग का हो रहा है, इसलिए इक्वल करने के लिए एनर्जी रिलीज कर रहा है। समझ में आया इतना? ओके, क्या मैकेनिज्म है इन एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के अंदर, वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर। बिकॉज ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हमारा फोर्थ पॉइंट आ रहा है जो मैंने आपको अगले वीडियो में बोला था कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज ऑफ एनर्जी रिलीजिंग। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज एन exothermic process. You all know what is exothermic process? The process in which energy releases from the system. Okay, तो exothermic process जो है वो इसीलिए मैंने अगले वीडियो के अंदर जब डिफरेंस बताया था तब मैंने डिफरेंस का पॉइंट लिखा हुआ था कि exothermic reaction is a adsorption reaction is a exothermic reaction, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट, अब सीधी सी बात है, ये चीज जो है वो हम कुछ खुद नहीं कर रहे हैं, ये चीज जो है वो अपने आप हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल खुद ही ये एब्सॉर्प्शन कर रहा है बिकॉज ऑफ उसको स्टेबिलिटी चाहिए, है ना। ये तो स्टेबल है, ये तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन ये तो खुद करेगा क्योंकि वो अनस्टेबल है, एनर्जी हाई है इस केस के अंदर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, खुद स्टेबिलिटी गेन करेगा, और ये अपने आप रिएक्शन होती है, ठीक है, ये अपने आप रिएक्शन होती है, हम खुद नहीं करते। तो ये अपने आप होती है, तो हम बोल सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो रिएक्शन अपने आप होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस इज अ स्पोंटेनियस प्रोसेस। क्या बोलते हैं, स्पोंटेनियस प्रोसेस बोलते हैं, जो अपने आप होती है, जिसके अंदर रैंडमनेस ज्यादा होती है, ठीक है। रैंडमनेस मतलब कि द कैलकुलेशन ऑफ रैंडमनेस किससे होता है, एंट्रोपी से होता है, ठीक है। तो स्पोंटेनियस प्रोसेस के बारे में हमको मालूम है, हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी ये देखा हुआ है, चैप्टर नंबर आई थिंक 6 के अंदर, 11th केमिस्ट्री में। तो ये स्पोंटेनियस प्रोसेस जो है वो ऐसी प्रोसेस होती है जो अपने आप हो जाती है, ठीक है, हमको कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाती है, ठीक है। जैसे कि एक रूम के अंदर 2 पार्टीशन लगाए, ठीक है, एक के अंदर हमने हीलियम गैस रखी, एक के अंदर हमने कुछ दूसरी गैस रखी, मान लो कि N2 गैस रखी, दोनों में से पार्टीशन निकाल दोगे तो वो गैस अपने आप मिक्स हो जाएगी, उनको हमको कुछ मिक्स करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो स्पोंटेनियस प्रोसेस बोली जाती है। और यू ऑल नो, ये चीज हम आगे भी पढ़ चुके हैं कि स्पोंटेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। कैसी वैल्यू होती है, नेगेटिव। कैसी वैल्यू होती है, नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू होगी तो ही क्या बोला जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी इसकी बोली जाएगी। ओके, क्लियर, समझ में आया इतना? ओके, तो अगर मानो कि गिब्स हमें गिब्स एनर्जी का यहां पे इक्वेशन डालना हो तो हम कैसे डालेंगे, गिब्स एनर्जी का इक्वेशन यहां पे डाल देता हूं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन था जो हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ा हुआ था, है ना, 11th केमिस्ट्री में, जहां पे ये जो है वो क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, ये क्या है, एंथैल्पी, और ये जो है वो क्या है, एंट्रोपी। टी की बारे में मुझे कुछ लिखना पड़ेगा तो फिर क्या होगा, ये टेम्परेचर है, ठीक है। अगर इस रिएक्शन की मैं बात करूं, ठीक है, अगर इस रिएक्शन की बात करूं तो डेल्टा जी, क्योंकि ये
स्पोटेनियस प्रोसेस है तो नेगेटिव होनी चाहिए, है ना। डेल्टा एच एंथैल्पी की बात करो, बिकॉज ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है तो एंथैल्पी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। अब डेल्टा एच हो गया हमारा, डेल्टा एस की बात करूं मैं तो डेल्टा एस क्या होना चाहिए। अब डेल्टा एस भी नेगेटिव होना चाहिए, क्यों, तो जैसे जैसे ये प्रोसेस हो रही है और एयर जो है उसके पार्टिकल, पहले एयर के पार्टिकल के अंदर रैंडमनेस ज्यादा थी। रैंडमनेस मतलब कि अनस्टेबिलिटी, घूमना, दैट इज रैंडमनेस। देयर इज अ हाई काइनेटिक एनर्जी इन द पार्टिकल्स ऑफ गैसियस स्टेट। ओके, तो गैसियस स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उनकी रैंडमनेस ज्यादा होती है। That the main reason behind the spontaneous process of the example of helium and nitrogen, जो मैंने आगे बताया, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, आफ्टर बाइंडिंग विद दिस, जो ये जो सॉल्यूशन का पार्टिकल है या सरफेस पार्टिकल है, आफ्टर बाइंडिंग इट जो एब्जॉर्ब कर रहा है इसको, ठीक है, इनकी रैंडमनेस खत्म हो जाती है। अगर खत्म हो जाएगी दैट मीन्स यहां पे डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस प्रोसेस की बात कर रहा हूं, एडसॉर्प्शन की प्रोसेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर सभी नेगेटिव यहां पे हो रहे हैं, ठीक है, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ये कौन सी प्रोसेस है, स्पोटेनियस प्रोसेस है, बिकॉज ऑफ स्पोटेनियस प्रोसेस। ओके, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हमने देखा आगे, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ आफ्टर एब्जॉर्प्शन द रैंडमनेस ऑफ गैस पार्टिकल्स डिक्रीजेस, है ना, क्लियर, समझ में आया। तो यहां पे अगर इन सब की वैल्यू रख दें तो क्या होगा, अगर मान लो कि डेल्टा ये जो है वो तो नेगेटिव है तो चलेगा, अगर इनकी वैल्यू रख दे तो ये माइनस डेल्टा एच हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस टी डेल्टा माइनस डेल्टा एस, है ना। ये हमने ये नेगेटिव रखा और ये भी नेगेटिव रखा, ये तो नेगेटिव होना ही चाहिए, तो डेल्टा एच माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, टी डेल्टा एस, तो ऐसा कुछ हमको मिलेगा, है ना। डेल्टा जी की वैल्यू तो हमको नेगेटिव ही चाहिए, तो ही ये रिएक्शन आगे बढ़ पाएगी, स्पोटेनियस प्रोसेस ही होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो डेल्टा जी जो है हमको नेगेटिव चाहिए, तो डेल्टा जी को नेगेटिव कैसे कर सकते हैं, तो यहां पे देखो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, मोर नेगेटिव होगा तब जाके डेल्टा जी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं फॉर डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, डेल्टा एच मस्ट बी मोर नेगेटिव देन टी डेल्टा एस। इनसे क्या होना चाहिए, डेल्टा एच की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी तब जाके इसकी वैल्यू, यहां से अगर मान लो कि ये हमारा -100 है और ये हमारा 50 है, तो जाके -50 आएगा, तो जाके ये -50 इसका आंसर आएगा, तब जाके रिएक्शन स्पोटेनियस रिएक्शन होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। लेकिन अगर मान लो कि चलो एक कंडीशन ही ले लेते हैं, इतना नोट करो, उसके बाद हम कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं, 3 कंडीशन देख लेते हैं। चलो 3 कंडीशन की बात करें, ये रिएक्शन इसके लिए है क्योंकि ये सभी चीजें जो है वो इसके लिए ही है, एडसॉर्प्शन। तो कंडीशन 1 में क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, मतलब कि स्पोटेनियस प्रोसेस यहां पे होगी, स्पोटेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो अगर मान लो कि डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा जी की वैल्यू -100 है और इसकी वैल्यू 50 है, तब जाके -50 मिलेगा, तब जाके रिएक्शन होगी। लेकिन कंडीशन अगर मान लो कि कुछ ऐसी आ गई, कंडीशन नंबर 2, ठीक है, कि डेल्टा जी जो है
माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। तो ये हमारा 50 हो गया, या फिर ये 100 है और ये भी हमारा 100 हो गया, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये प्रोसेस जो है वो क्या आ गई, द इक्विलिब्रियम अचीव। क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव्ड इन दिस प्रोसेस। हमको लगेगा रिएक्शन स्टॉप हो गई, लेकिन ये रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई, लेकिन क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, कोई भी रिएक्शन हो जिसमें फॉरवर्डिंग रेट और बैकवर्डिंग रेट जो है वो सेम हो जाता है, मतलब कि जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ही वापस क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम अचीव बोल सकते हैं उसको। ठीक है, डेल्टा जी जो है वो 0 कब होता है, जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है। ठीक है, और कंडीशन नंबर 3 क्या होगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। तो कुछ ऐसा हो जाए, ये -100 है और ये 150 हो गया, तो ये पॉजिटिव 50 आया, मतलब कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस आ गई। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब ये तीनों कंडीशन जो है वो आती है इसके अंदर। ठीक है, तीनों कंडीशन आती है, पहले ये कंडीशन आएगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये। कैसे, देखो पहले क्या होता है कि सीधी सी बात है कि डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होगा बिकॉज ऑफ दिस टू। कैसे, देखो डेल्टा एच जो है वो रिलीजिंग एनर्जी क्या होगा, रिलीज करेगी। ठीक है, एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। लेकिन क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि पहले सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, जो रिएक्शन रेट जो होगी एब्जॉर्प्शन की वो पहले ज्यादा होगी, तो एनर्जी पहले ज्यादा रिलीज करेगा, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, स्लो हो जाएगा, एकदम डिक्रीज होता जाएगा। तो ये भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, पॉजिटिव होती जाएगी। क्या होती जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होती जाएगी तो ये भी क्या होगी, धीरे धीरे इसमें भी चेंज आएगा। तो एक चेंज यहां पे आ जाएगी कि यहां पे ये 0 हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आ जाएगी कि ये दोनों, ये पॉजिटिव हो जाएगी, और इससे क्या होगा कि ये कंडीशन भी आएगी। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन जो है वो इस एब्जॉर्प्शन के अंदर आ सकती है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। ओके, तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म थी, कैसे एब्जॉर्प्शन जो है वो होता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। इवन स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर भी हमने जब सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा था तब हमने देखा था कि ये क्या है। ठीक है, यहां पे इसको कैसे फोर्स लगता है उसके बारे में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था, मुझे मालूम है। ठीक है, सरफेस स्टेट्स ऑफ मैटर या फिर मुझे आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स में, दोनों में से एक के अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है, मुझे इतना अच्छी तरीके से याद नहीं है लेकिन पढ़ा था। ओके, क्लियर, तो ये नोट करो, आगे का टॉपिक जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे।